नमस्कार, मेरा नाम अफसनी सिंह है और मैं गवर्नमेंट आईटीआई बिसौली से हूँ। आज हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप और प्लेट एंड पाइप वेल्डिंग के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्लाइड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि पाइप क्या होता है। ठीक है, तो पाइप जो है वो किसी भी प्रकार का खोखला या ट्यूबुलर सेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, पाइप कह सकते हैं। ये गोलाकार, वर्गाकार कैसा भी हो सकता है, बस अंदर से कैसा होना चाहिए, अंदर से ये हॉलो होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पाइप बोल सकते हैं। इसमें और क्या होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है किसी भी द्रव हो गया आपका, लिक्विड, गैस, पाउडर, स्लरीज हो गए, इनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है स्पेशली। और थोड़ा प्रेशर कंटेनिंग होता है। ठीक है, ये प्रेशर को कंटेन करके हैंडल कर सके इस तरीके का बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अब ये क्या है, ये पाइप के सिरों को जोड़ा कैसे जाएगा, तो पाइप के सिरों को जोड़ने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, उसके सिरों पे चूड़ियाँ काट देते हैं, सॉकेट लगा देते हैं, या फिर फ्लैंज के साथ नट बोल्ट लगा देते हैं, या फिर कभी कभी क्या किया जाता है, सॉकेट को पाइप पे चढ़ाकर वेल्डिंग कर दी जाती है, फिलेट जॉइंट्स बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके से हम क्या करते हैं, पाइप को आपस में जोड़ा जाता है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक रेगुलर साइज में ही आपको पाइप लेंथ जो है वो मिलेगी, इनफाइनाइट साइज तो होगा नहीं कि आप अपने हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जॉइंट्स बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे जॉइंट्स जो हैं वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप दिए हुए हैं मैंने, जैसे ये पाइप थ्रेडिंग है। ठीक है, ये पाइप थ्रेडिंग है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पाइप थ्रेडिंग है और सॉकेट ज्वाइंट हैं, फ्लैंज ज्वाइंट हैं। ठीक है, नट एंड बोल्ट से कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है, तो ये आप देख रहे हो। इसके अलावा वेल्डिंग से भी जोड़ा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इन तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। फिर देखते हैं हम लोग जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं, पाइप में हम लोग जोड़ इस्तेमाल करते हैं वो कितने तरीके का होता है। तो पाइप में जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके होते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर 3 तरीके के लेंगे। एक तो होता है रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट जो होता है, मतलब इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ये एकदम सॉलिड होंगे। ठीक है, जनरली इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर आपको हाई प्रेशर कंटेन होना हो या लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिजिड जॉइंट्स में आप ले सकते हैं फ्रेंच कपलिंग हो गई आपकी, या वेल्डिंग, ये एग्जांपल होते हैं आपके रिजिड जॉइंट के। इसके अलावा क्या होता है, सेमी रिजिड जॉइंट, इनमें क्या होता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको इस्तेमाल करना है। नट एंड बोल्ट असेंबली दे सकते हैं, सॉकेट एंड स्पाइगॉट दे सकते हैं, कि जब क्या हुआ आपको इस्तेमाल करना ही करना है तो आपने उसको क्या कर दिया, जोड़ अलग कर दिया, और जब इस्तेमाल करना है तो हमने उसको क्या किया, असेंबल किया और यूज़ कर रहे हैं, और आराम से उसने ग्रिप बनाई हुई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, आराम से इसमें अच्छा खासा मूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें रबर जॉइंट्स आते हैं, टाइलॉन जॉइंट्स आते हैं, और कुछ सर्टेन डिग्री पे डिफ्लेक्शंस ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जॉइंट्स के बारे में, चूँकि हम यहाँ पर वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ रिजिड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिजिड में मैंने 2 जॉइंट्स आपको बताए थे। पहला जॉइंट क्या था आपका, पहला जॉइंट था आपका फ्लैंज जॉइंट। ठीक है, तो फ्लैंज जॉइंट क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन दी, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इनका अलाइनमेंट बहुत ही परफेक्ट होता है और फिटिंग बहुत ही अच्छी होती है, इसे बोलते हैं फ्लैंज जॉइंट। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, दूसरा जो जॉइंट है वेल्ड जॉइंट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वेल्ड जॉइंट क्या होता है, कंटिन्यूअस पाइपलाइन प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हाई प्रेशर सस्टेनेबिलिटी आप कंसिडर कर सकते हैं। वेल्ड जॉइंट में जनरली हम लोग 2 तरीके के वेल्ड लगाते हैं, एक तो होता है बट वेल्ड, दूसरा होता है सॉकेट वेल्ड। तो ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो है ये सॉकेट वेल्ड है, और ये जो है ये बट वेल्ड, इस तरीके से कुछ लगाया गया है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। अब ये जो पाइप है, आपने देखा होगा पाइप जो होता है वो 2 तरीके का बना हुआ होता है। ठीक है, एक तो होता है सीमलेस, दूसरा होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप।
सीमलेस पाइप क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। सीमलेस मतलब कि इनका कोई ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। इनका जो लेकिन साइज है वो बहुत ही लिमिटेड आता है। आप 8 इंच से ज़्यादा का जो डाया है उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, मतलब 8 इंच से ज़्यादा के डाया के लिए वो स्पेशली ऑर्डर्ड करके ही बना सकते हैं, तो एक लिमिटेशन होती है। बाकी हाई प्रेशर कंटेनिंग होते हैं, हाई टेम्परेचर पे वर्क किया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, इस वजह से थोड़े से महंगे भी आते हैं, ठीक है। तो सीमलेस पाइप्स ये होते हैं, देखने से भी पता चल रहा है इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। दूसरे जो हमने ये कुछ है सीमलेस पाइप बनते कैसे हैं, इसको एक देख लेते हैं। तो सीमलेस पाइप में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बिलेट लेते हैं, ठीक है। बिलेट को क्या करते आ जाता है, हाई टेम्परेचर पे जो है गर्म किया जाता है। क्यों गर्म करते हैं, ताकि थोड़े से नरम हो जाए और इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएं और ऑक्साइड वगैरह ताकि डेवलप ना हो सकें, ठीक है। उसके बाद इसको उचित आकार देने के लिए हम क्या करते हैं, रोलिंग मिल्स के बीच से गुजारा जाता है इनको, और उसके बाद रोलिंग मिल से जो है गुजारा जाता है। और उसके बाद ये देखिए अपने हिसाब से साइज़ में हम इनको क्या करते हैं, काट कर देते हैं और फिर बाद में पॉलिशिंग और फॉर्मिंग वगैरह करके उसको आगे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। दूसरे पाइप्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस पाइप, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पाइप क्या होते हैं, एक चादर होती है, ठीक है, स्टील की चादर हम लोग लेते हैं, 2 रोलर्स के बीच में से उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पाइप जब भी बनेंगे आप ध्यान दोगे, रेजिस्टेंस पाइप जब भी बनेगा तो यहाँ पर ना एक ज्वाइंट सा दिखता है, ठीक है। ये एक ज्वाइंट सा दिखता है, तो उससे हमें पता चल जाता है ये सीमलेस पाइप नहीं है, रेजिस्टेंस पाइप है। और सीमलेस पाइप देख के आप पहचान सकते हैं कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है उसकी बात करेंगे। रेजिस्टेंस वेल्ड, यहाँ पर जो वेल्डिंग है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग से बनते हैं उसको हमने फिर आगे 2 भाग में बांटा हुआ है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और ERW या EFW वेल्डिंग में। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो होता है हमको फिलर मेटल की ज़रूरत होती है, ERW में हमें फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं होती, EFW में मे बी आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को फर्दर हमने स्ट्रेट सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में और हेलिकल स्पाइरल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा सिंगल सीम वेल्डिंग आती है, डबल सीम वेल्डिंग आती है, ठीक है। तो इनको एक जानकारी देखते हैं कि ये कैसे कैसे बनी होती हैं। तो ये आपकी जो है ERW है, ठीक है। तो ERW इसको पहचानने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ये क्या है, कुछ अंदर से ऐसे सीम सा बना हुआ होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये ग्राइंडेड है, वो है, अगर आप इसको रफली देखेंगे, अगर ये ग्राइंडेड नहीं होगा प्रॉपरली तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो काफ़ी मोटी सी कोटिंग दिखती है इसकी। और अगर ऊपर से देखते हैं तो वैसे आप क्लियरली ये लाइन पता कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। तो वैसे अगर इसका करोजन वगैरह हो गया है तो ये ज्वाइंट आपको नहीं देखने को मिलता है, अदरवाइज आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये आराम से रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा बना हुआ है। और प्रेशर वगैरह के लिए आगे इसको कैरी करने के लिए या लिक्विड वेसल्स को ले जाने के लिए, लिक्विड मटेरियल्स को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी EFW वेल्डिंग, ठीक है। तो EFW वेल्डिंग में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीम है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बस दोनों में अंतर इतना है कि वहाँ पर साइज़ का लिमिटेशन हो जाता है, यहाँ पर आप काफ़ी चौड़े पाइप्स अराउंड 2 मीटर डायामीटर तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम सीम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, इस वजह से ड्यूरेबल हैं, आराम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के पाइप्स होते हैं ये। अब बात करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमने देखा था, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमने देखा था कि 2 तरीके की वेल्डिंग्स होती है, एक तो होती है स्ट्रेट सीम होती है, दूसरी होती है हेलिकल या स्पिरल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाइप दिखाए हुए हैं ऐसे गोलाकार आकृति में होते हैं, ये हेलिकल और स्पिरल्स होते हैं। इसमें भी बहुत हाई डायमीटर्स को जो है
बनाया जा सकता है। और ये आपकी क्या है, स्ट्रेट सीम वेल्डिंग है, जो एक सीधी रेखा में, इसके अंदर साइड भी सेम ऐसा ही होता है और एक सीधी रेखा में इस तरीके से आपको दिखेगी। तो ये आपके सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप के द्वारा ये पाइप्स बनाए जा सकते हैं। किसी भी डायमीटर के पाइप्स आप इसमें ले सकते हैं। अभी जो डायमीटर पाइप है इसको नापा कैसे जाता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो जनरली पाइप जो है वो एनपीएस सिस्टम के द्वारा नापा जाता है। एनपीएस क्या होता है, नॉमिनल पाइप साइज डायमीटर। नॉमिनल पाइप साइज में हम बात करते हैं किसकी, डायामीटर की। ठीक है, तो जनरली पाइप जो हम लोग नापते हैं वो डायमीटर या उसके व्यास के हिसाब से मापा जाता है। अब क्या होता है, जो पाइप होता है उसमें कुछ थिकनेस भी होती है, तो उसको हम लोग दो डायमीटर का नाम देते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर डायमीटर, वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा जो अंदर वाला डायमीटर है दैट इज कॉल्ड इनर डायमीटर। ठीक है, तो इनर डायमीटर जो होता है उसका लेंथ क्या होता है, थिकनेस के हिसाब से वेरी करता है। आउटर और इनर के बीच का जो आपका एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका नॉमिनल पाइप साइज कहलाता है। ठीक है, तो 12 इंच तक के पाइप के लिए 12 इंच के पाइप के लिए क्या होता है, जो ये एनपीएस है ये आउटर और इनर के बीच में होता है 12 या 14 इंच के। लेकिन जब हम 14 इंच से ऊपर की बात करते हैं तो आउटर डायमीटर ही जो है वो एनपीएस के बराबर काम करने लगता है। वहाँ पर हमें जो है अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइप साइज ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी, सॉरी, पाइप साइज यहाँ पर है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका आउटर डायमीटर हो गया, ठीक है, ये इनर डायमीटर होगा, और इसके बीच का ये जो हिस्सा है उसमें आप कहीं पे भी जाएंगे, ये वाली जो लाइन इसके मिड में दे रखी है ये आपका क्या है, एनपीएस है। ठीक है, और जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर जो होता है वो पाइप शेड्यूल के हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है। पाइप शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली पाइप शेड्यूल जो होता है वो पाइप की थिकनेस होती है। ठीक है, तो पाइप शेड्यूल के बारे में देखते हैं, पाइप शेड्यूल क्या होता है। तो जनरली थिकनेस जो होती है वो शेड्यूल नंबर से जो है जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 5S दे रखा है, 10S, 40S, 80S, 4 साइज में आता है। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, तो स्टेनलेस स्टील में 4 साइज आते हैं, 5S, 10S, 4S और 80S। ठीक है, जो इसके सामने सफिक्स क्या है, एस लिखा है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है, स्टेनलेस स्टील पाइप्स हैं। ASME ने इसकी ये ग्रेडिंग दे रखी हुई है, ASME B36.19। ठीक है, इनका इस्तेमाल जो है वो स्टेनलेस स्टील पाइपिंग की थिकनेस को डिसाइड करने के लिए किया जाता है, इन नंबर्स का इस्तेमाल। दूसरा क्या है, जनरल अगर हम पाइप थिकनेस शेड्यूल की बात करेंगे तो हमारे पास जो नंबर हैं थिकनेस के वो 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 ये नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज हमें मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड साइज होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हायर, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा शेड्यूल नंबर आपका हाई होगा, जैसे 10S है, 80S है, तो 80 का मतलब क्या होगा कि आपकी जो पाइप की थिकनेस है वो क्या है, उतनी ही ज़्यादा है। कैसे लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होगा, 4 इंच 10AD है ना, 50 इंच 160 शेड्यूल नंबर 160S। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर दिया जाएगा स्पेसिफिकेशन, तो आप पता कर सकते हैं कि उसका थिकनेस जो है पाइप का क्या है और विद आउटर डायामीटर। ठीक है, तो और ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे जैसे आपका शेड्यूल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाइप की थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। इसमें एक और चीज़ है बात करने वाली, पाइप लेंथ जो है वो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो पाइप लेंथ जनरली क्या होती है आपकी, दो तरीके से हम लोग लेंगे, सिंगल रैंडम और डबल रैंडम। तो बस ना, रैंडम का मतलब ये है, सिंगल रैंडम लेंथ की यहाँ पर बात करेंगे। सिंगल रैंडम जनरली स्मॉल होते हैं, डबल रैंडम लंबे होते हैं, लेंथ उनकी ज़्यादा होती है। तो सिंगल रैंडम जनरली क्या होता है, अब आप बिलेट से जो है पाइप बना रहे हो, तो बिलेट से जब आप पाइप बना रहे हैं तो क्या होता है कि
सब सेम साइज़ के तो पीसेस कटेंगे नहीं जब आप रोल कर रहे होंगे। कुछ का डायमीटर क्या होगा, कम हो, कुछ का साइज लेंथ जो होगी वो कम पे कट जाएंगे या कुछ ज़्यादा पे हो जाएगा। मटेरियल जैसे जैसे आप बिलेट डालोगे वो उस तरीके से जो है वो निकलते जाएंगे। कुछ ज़्यादा इलोंगेट होंगे, कुछ कम इलोंगेट होंगे, है ना, तो लेंथ उस हिसाब से वेरी कर जाती है। तो जनरली ये लेंथ जो है वो 5% के अबाउट वेरी करती है। तो 3.7 से 4.8 इतना डिफरेंस जो है वो आ जाता है। ठीक है, डबल रैंडम पाइप आते हैं। डबल रैंडम पाइप में जो एवरेज लेंथ होती है वो 10.7 होती है। ठीक है, और मिनिमम 4.8 के ऊपर होते हैं। तो इसमें भी, इसके भी अगर आप पाइप खरीदेंगे तो 4.8 से 10.7 के बीच में आपको मिलेगा। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में अगर हम जब बात करते हैं या सिंगल रैंडम डबल रैंडम खरीदते हैं तो आपको एज़ कम्पेयर सस्ते मिलते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना लेंथ चाहिए, तो इतना आपको मार्जिन जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। फिक्स्ड डायमेंशन, फिक्स्ड लेंथ पाइप्स भी आते हैं यहाँ पर। तो फिक्स्ड लेंथ पाइप क्या होता है, क्योंकि सेम साइज़ के कटे हुए होते हैं, मशीनिंग होता है, तो एज़ कम्पेयर क्या होते हैं, आपको कंपेरेटिवली मार्केट में जो है वो महंगे मिलते हैं या परचेजिंग ऑर्डर पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पाइप एंड्स, क्योंकि हमें पाइप को जोड़ना है तो पाइप एंड्स देखते हैं कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हम पाइप एंड्स की बात करेंगे तो ये आपका जो है ये बिवेल एंड, प्लेन एंड देकर रखा है। बहुत सारे पाइप्स जो हैं वो प्लेन एंड से जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये आपका बिवेल एंड दे रखा है। तो इसमें जो अंदर वाला है वो 37.5 डिग्री होता है एंड बाहर से 70 डिग्री के अराउंड हमें बेवलिंग करनी पड़ती है। इस तरीके के एंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आप प्रेशर कैरिंग वेसल्स में और उस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके के एंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थ्रेडेड एंड भी आते हैं, स्पाइगॉट और बटरेस एंड भी आते हैं, पर जनरली हम लोग दीज टू एंड्स का जो है हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाइप वॉल थिकनेस की मैं बात कर रही थी, तो जनरली थिन पाइप आते हैं, थिक पाइप्स आते हैं। तो थिन पाइप्स हम बोलेंगे जिनकी जो थिकनेस है वो 3 से 8 mm के बीच में होती है, दे आर कॉल्ड थिन पाइप। एंड थिक वॉल पाइप्स क्या होते हैं, 8 mm से अगर ज़्यादा थिकनेस है तो उसे हम थिक वॉल पाइप बोल सकते हैं। मटेरियल्स, पाइप के कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ फेरस मेटल्स की। ठीक है, क्योंकि हम अपने सिलेबस में MS पाइप वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। उसके अलावा किन किन मटेरियल के पाइप्स आते हैं तो मैंने यहाँ पर क्लासीफाई करके रखा हुआ है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को क्लासीफाई किया हुआ है फेरस में और नॉन फेरस में। ठीक है, फेरस क्या होते हैं, जिनमें आयरन कंटेंट होता है, तो इसमें क्या है, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं आपके कॉपर अलॉय, निकल अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय एंड अदर अलॉयज, मिक्सचर ऑफ सर्टेन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन आते हैं, अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में PVC पाइप आता है आपका, CVPC आता है, PPRs भी आते हैं, HDPE पाइप्स आते हैं, GRP, GRE, सीमेंट, रेनफोर्स सीमेंट पाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, लाइन या क्लैड की बात करें तो रबर लाइन्स आते हैं, PTFE लाइन, FRP लाइन, ग्लास लाइन, सीमेंट लाइन। तो ये बस समझने के लिए है, बेसिकली हमें फोकस करना है फेरस और नॉन फेरस मटीरियल्स पे, जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए। ठीक है, पाइप वेल्डिंग देखते हैं। पाइप वेल्डिंग क्या होती है, तो पाइप वेल्डिंग हम क्या कह सकते हैं, जब दो पाइप्स को सर्टेन प्रेशर पे या स्थायी रूप से फिटिंग करके जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पाइप वेल्डिंग बोल देते हैं। तो अभी तक आप लोग जो कर रहे थे वो प्लेट वेल्डिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्लेट वेल्डिंग की तुलना में जो पाइप प्रोसेस है, आपको देखने में लगता है कि प्लेट वेल्डिंग क्या होती है, 2D में होती है, उसमें आपको एक डायरेक्शन में ही करना होता है। पर पाइप जो है उसमें चारों तरफ आपको वेल्डिंग करनी होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके फिक्स करने में दिक्कत होती है, पाइप को कैसे रखा जाए, उसको कैसे रोटेट किया जाए ताकि उसकी वेल्डिंग आसान हो जाए। तो वेरियस पोजीशंस होती हैं जिस पे रख के हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर प्लेट वेल्डिंग और पाइप वेल्डिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। तो बेसिकली पाइप वेल्ड जो हम लोग मुख्यतः कंसिडर करते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, सॉकेट वेल्डिंग और बट वेल्ड होता है। सॉकेट वेल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। सॉकेट वेल्ड में क्या होता है, जब आप 2 अलग अलग साइज के पाइप को जोड़ने की बात करते हैं वहाँ पर हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे सॉकेट वेल्डिंग का। ठीक है, तो सॉकेट वेल्डिंग को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो कम व्यास का पाइप होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग,
ज़्यादा व्यास वाला पाइप हमेशा ऊपर रहेगा और कम व्यास वाले पाइप को हमेशा हम अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है, और उसकी वेल्डिंग करेंगे। व्यास जो यहाँ पर लिया जाता है वो कोशिश की जाती है कि 4 इंच से कम के व्यास को ही यहाँ पर सॉकेट वेल्डिंग से जोड़ते हैं। उससे ज़्यादा जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है और जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल और क्विक प्रोसेस होती है, बहुत स्मॉल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इस वजह से बट वेल्डिंग करना इनकी जो होती है बहुत मुश्किल हो जाती है। अलॉय स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, किसी की भी वेल्डिंग आप सॉकेट वेल्ड तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम बताया हुआ है कि सॉकेट वेल्डिंग, ये एक आपका हायर डायामीटर का पाइप हो गया, ये लोअर डायामीटर का पाइप हो गया, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर फिलेट वेल्ड के माध्यम से जोड़ दिया। ध्यान रखेंगे फिलेट वेल्डिंग करते हैं यहाँ पर सॉकेट वेल्ड को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की पाइप फिटिंग का इस्तेमाल जनरली हाई प्रेशर पे टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सपेंसिव मटेरियल्स जिनका लीकेज ना हो, ठीक है, मतलब लीक ना हो पाइपलाइन में, किया जाता है, ठीक है। दूसरा है क्या, बट वेल्डिंग है। तो बट वेल्डिंग का जनरली इस्तेमाल 2 समान व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हम जब वहाँ पर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था बिवेल्ड एड थे। जब हम सीधे पाइप को जोड़ रहे थे तो क्या था, हमने यहाँ पर बिवेलिंग कर रखी थी, एजों को काट रखा था, एक रूट बनाया हुआ था, ठीक है। तो रूट जब बनाया हुआ था तो वहाँ पर हमने देखा था कि करीब 70 डिग्री जो है वो गैप था और उनके बीच में, और अगर इनर की बात करें तो अराउंड 37.5 डिग्री के करीब गैप हमें मेंटेन करके बिवेल एंडिंग करनी होती है, जो थोड़ी सी टफ प्रोसेस है, बट इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। लोअर प्रेशर वेसल्स में इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और टाइटेनियम, डुप्लेक्स स्टील, निकल बेस्ड अलॉयज, इस तरीके के पाइप मटेरियल्स को जोड़ने के लिए हम बट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। पाइप वेल्डिंग जॉइंट्स, पाइप में बहुत तरीके के जॉइंट्स आप लगा सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। बट जॉइंट अभी आपने देख ही लिया। एंड टू एंड जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एंड टू एंड जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से बट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। टी पाइप जॉइंट है तो टी पाइप जॉइंट कुछ इस तरीके से प्रयोग करते हैं ना, टी के आकार में ये होता है। ब्रांच पाइप जॉइंट्स है, आप कैसे भी ऐसे करके ब्रांच में जोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसे ब्रांच पाइप जॉइंट हो गया। एल्बो पाइप जॉइंट 90 डिग्री पे ही कंसिडर करते हैं। फ्लेंज है, इस तरीके का जोड़ा हुआ है तो फ्लेंज पाइप जॉइंट हो गया। बैलेंस पाइगॉट जॉइंट हो गया, तो मतलब इसमें क्या होता है, आउटर डायमीटर ज़्यादा होता है, ये सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, और इनर कम होता है, उसको उसमें फंसा के फिर वेल्ड कर दिया जाता है, फिलेट वेल्ड कर दिया जाता है। तो इस तरीके के पाइप जॉइंट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइप वेल्डिंग करने के लिए। इस तरीके के जॉइंट्स हम लोग बनाते हैं। कौन कौन सी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं पाइप को वेल्ड करने के लिए, तो बेसिकली जो भी हम लोग कॉमन वेल्डिंग मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी का प्रयोग करके हम पाइप वेल्ड कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल ऑफ सिलेक्शन पे, सेम जैसे कि प्लेट वेल्डिंग में करते थे। एंड दूसरी चीज़ थिकनेस पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करते हैं। आप ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से भी पाइप वेल्ड कर सकते हैं, आर्क वेल्डिंग से कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने एग्जांपल पढ़ा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हो गई है ना, SMAW से कर सकते हैं, टिग मिग, ठीक है। तो सभी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पाइप की वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डिंग पोजीशंस, किस किस पोजीशंस में रख के वेल्डिंग करते हैं तो बात करते हैं। तो 2 तरीके की बेसिकली पोजीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फिक्स्ड वेल्डिंग पोजीशन एंड रोल वेल्डिंग पोजीशन, ठीक है। फिक्स को और भी आगे बांटा गया है अपहिल वेल्डिंग के लिए और डाउन हिल वेल्डिंग। देखते हैं क्या है फिक्स्ड वेल्डिंग पोजीशन में। क्या होता है, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि पाइप को बिना घुमाए जब हम फिक्स्ड अवस्था में वेल्डिंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेल्डिंग पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें कुछ हमने पोजीशंस ले रखी हैं, जैसे हम प्लेट वेल्डिंग में बात करते थे कि 1G होता था, G फॉर ग्रूव, तो फ्लैट कंडीशन के लिए होता था, 2G फॉर हॉरिजॉन्टल, 3G फॉर वर्टिकल कंडीशन। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हैं। तो 1G जो पोजीशन होती है ये हॉरिजॉन्टल रोल्ड पोजीशन वेल्ड होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा और प्लस जो आपका पाइप है वो रोलिंग कंडीशन में होगा, आप उसको रोल करते जाएंगे और वेल्ड करते जाएंगे, ठीक है। ये जो है फिक्सचर्स होते हैं, उसके बीच में पाइप रखा होता है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पाइप को रोल करते हैं, ठीक है। 2G सेम वर्टिकल पोजीशन है। अब ये जो वर्टिकल पोजीशन है इसी में हम डिस्कस करेंगे अप हिल और डाउन हिल का, ठीक है। 5G पोजीशन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड पोजीशन है,
ठीक है। 6G जो होता है इसमें पाइप को जो है वो करीब 45 डिग्री पर इंक्लाइंड करके रखा जाता है और फिर वेल्ड किया जाता है। ये डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। तो पहला डायग्राम जो है इसमें 1G रोलिंग दिखाई है, 2G में वर्टिकल पोजीशन दिखाई हुई है, 5G आपकी जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशंस है और 6G ये इंक्लाइंड पोजीशन है। ठीक है। अप हिल और डाउन हिल की बात करते हैं। ये वर्टिकल वेल्डिंग का टाइप है। ठीक है। वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन है पाइप की 2G। तो अप हिल वेल्डिंग और डाउन हिल वेल्डिंग नाम से पता चल रहा है। अप हिल मतलब ऊपर की तरफ जाना, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप हिल वेल्डिंग बोलते हैं। और डाउन हिल वेल्डिंग में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, उसे बोलते हैं अप डाउन हिल वेल्डिंग। ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान देंगे हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लॉक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी वेल्डिंग शुरू होनी होगी तो क्लॉक मेथड बोलते हैं इसको। नीचे क्या होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ क्या होता है 12 होता है। तो अपहिल वेल्डिंग में हम शुरू करेंगे 6 to 12 और डाउनहिल वेल्डिंग में हम करते हैं 12 to 6। तो ये याद रखने के लिए आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि क्लॉक वेल्डिंग बोल दें और अपहिल में 6 to 12 जाएंगे और डाउनहिल में 12 to 6 आएंगे। ठीक है। तो अपहिल वेल्डिंग जनरली मोटे और भारी पाइपों के लिए की जाती है, डाउनहिल वेल्डिंग हल्के पाइपों के लिए की जाती है। अब मोटे और भारी पाइप होंगे तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर कंटेनिंग पाइप्स होंगे, तो अपहिल जनरली हाई प्रेशर कंटेनिंग मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए जिन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है उसका अपहिल में वेल्डिंग करेंगे, एंड लो प्रेशर पाइप्स जो हैं वो डाउनहिल में वेल्ड किए जाएंगे। रोल वेल्डिंग देखते हैं। तो रोल वेल्डिंग जो होता है ये भी पाइप आर्क वेल्डिंग की एक सेकेंड मेथड है। इसके द्वारा आप फ्लैट या डाउन हेड पोजिशन में आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। रोलिंग मेथड में क्या होता है, फिक्सचर पे टैकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना टैकिंग के आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें प्लेट वेल्डिंग में तो आप बिना टैकिंग के, अगर आप स्किल्ड हैं तो बिना टैकिंग के भी आप आसानी से जो है वेल्ड कर सकते हैं। पर पाइप वेल्डिंग में और स्पेशली जब आप रोल वेल्डिंग कर रहे हैं तो बिना टैकिंग के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, रोलर्स पे पाइप को रखा जाता है, रोल वेल्डिंग इसीलिए नाम है, और उसकी मदद से उसको घुमाया जाता है। देखते हैं कितने डिग्री पे क्या घुमा के हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं ए पोजीशन में सबसे पहले लेते हैं। तो ये एक पोजीशन में रखा हुआ है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले पाइप को 4 भागों में बांट देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए और बी पे हम लोग क्या करेंगे, टैक वेल्डिंग करेंगे। ठीक है। ए से बी तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी से सी तक वेल्ड करेंगे। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है। अब ये देखिए, ये है 90 डिग्री। तो जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा 90 डिग्री रोटेटेड डायग्राम है। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ए से बी तक वेल्डिंग कर ली थी, ये वेल्डेड है, ये वेल्डेड है। अब हम किसकी करेंगे, डी से ए तक करेंगे और सी से बी तक की वेल्डिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है रोल वेल्डिंग फिनिश हो जाती है। डिफरेंस देख लेते हैं, प्लेट वेल्डिंग और पाइप वेल्डिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली प्लेट वेल्डिंग जैसे अभी तक आप देख रहे हैं कि इसकी सेटिंग कुछ खास नहीं होती है, आप नॉर्मली रख के भी सेटिंग कर सकते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होता। लेकिन पाइप वेल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फिक्सचर्स की आवश्यकता पड़ती है, रोलर्स रखने पड़ते हैं उसको फिक्स करने के लिए। ठीक है। प्लेट वेल्डिंग में क्या होता है, एक ही पोजीशन में आराम से आप वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन पाइप वेल्डिंग में अगर पोजीशन पाइप फिक्स्ड है तो आपको कई पोजीशंस में बैठ के, कई एंगल्स पे बैठ के आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी। प्लेट वेल्डिंग में एज प्रिपरेशंस की कुछ बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, आप बहुत ईजिली एज प्रिपरेशन कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अगर आप पाइप वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तो मटेरियल बहुत ही थिन होता है, राउंड सर्कुलर होता है, तो उसकी जो एज प्रिपरेशन है उसको मशीनों की आवश्यकता पड़ जाती है, उतनी प्रिसाइज नहीं हो पाती है। ठीक है। प्लेट वेल्डिंग में बिना टैकिंग के भी काम चल सकता है, पाइप वेल्डिंग में टैकिंग के बिना काम नहीं चल सकता आपका। प्लेट वेल्डिंग क्योंकि नॉर्मल होती है, फिक्सचर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो डिस्टॉर्शन की संभावना बहुत कम रहती है। पाइप वेल्डिंग में क्या होता है, डिस्टॉर्शन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
ठीक है। पाइप वेल्डिंग में क्या होता है, प्लेट वेल्डिंग में सुराख नहीं होते हैं, ठीक है। पाइप वेल्डिंग में क्या होता है, सुराख होने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो 1G 2G 3G 4G, ठीक है, कुछ ये पोजीशंस हैं। ग्रूव्स की बात करें तो फिलेट्स में भी होती हैं। एंड पाइप वेल्डिंग में होता है 1G 2G 5G एंड 6G, सिर्फ 4 पोजीशंस ये होती हैं, ठीक है। प्लेट वेल्डिंग में क्या होता है, सीलिंग रन जो है वो बहुत इजीली भरा जा सकता है, लेकिन पाइप वेल्डिंग में जो सीलिंग रन होता है उसको भरना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बाकी अगर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड जो आप प्लेट वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे वही सारे आप पाइप वेल्डिंग के लिए भी करेंगे। कुछ स्पेशल कैटेगराइजेशन वहाँ पर नहीं है। फिर भी जनरली जो हमारे लिए बेसिक कॉमन टेस्ट हैं वो हम लोग रेडियोग्राफिक टेस्ट कर सकते हैं, DPI कर सकते हैं, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, या फिर अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो बेसिक टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स को जानने के लिए। तो इस टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।